Ladies and gentlemen, on behalf of Captify Consulting Investor Relations team, I welcome you all to the Q1 FY27 post-earnings conference call of Madhusudan Masala Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Rishit Kotecha, Chairman and Managing Director, Mr. Hiren Kotecha, Whole-Time Director, and Mr. Kirit Dharavia, CFO. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainties. Also, a reminder that this call is being recorded. I would now request the management to brief us about the business and performance highlights for the quarter ended June 2026, the growth perspective and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Yes, thank you, Vinay ji. सभी इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट और हमारे स्टेक होल्डर का धन्यवाद करता हूं। सभी को नमस्कार। मेरे लिए आज का मैसेज बहुत ही क्लियर है। क्वार्टर 1 FY27 मधुसूदन मसाला के इतिहास में शायद एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं है, ये हमारी ब्रांच स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और डिसिप्लिनाइड एग्जीक्यूशन की कंफर्मेशन है। सीधे शब्दों में कहूं तो ये क्वार्टर शानदार हो रहा है हमारे बिजनेस के मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, और ये सिर्फ शुरुआत है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू 34% से ज्यादा बढ़ा, एबिटा 47% से ज्यादा बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 56% से भी ज्यादा बढ़ा। यानी बिजनेस का साइज भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है और प्रॉफिट रेवेन्यू भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। हमने ये परफॉर्मेंस किसी एक टेम्पररी फैक्टर की वजह से नहीं, बल्कि बेहतर ब्रांडेड मिक्स, डीपर डिस्ट्रीब्यूशन रीच और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन से हासिल किया है। अब की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बात करें तो कंसोलिडेट बेसिस पे रेवेन्यू जो है वो करीबन 98.3 करोड़ रुपए रहा, एबिटा लगभग 11.1 करोड़ रुपए रहा, नेट प्रॉफिट जो है वो 6.5 करोड़ रहा। रेवेन्यू में 34.5% की ग्रोथ और एबिटा में 47% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 56% की ग्रोथ दिख रही है। हमारे लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाता है कि कंपनी में ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। और जियोग्राफी वाइज गुजरात का कंट्रीब्यूशन 45% रहा, महाराष्ट्र का 11% और नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वहां का कंट्रीब्यूशन 44% रहा। और ये दिखाता है कि ग्रोथ अब केवल रीजन पर डिपेंडेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट, हमारी स्ट्रेटेजी का सबसे मजबूत संकेत ब्रांडेड सेल्स मिक्स है। क्वार्टर 1 में ब्रांडेड सेल का शेयर लगभग 72% से ज्यादा रहा, जबकि नॉन ब्रांडेड का शेयर कम होके 28% रह गया, जो कि FY26 में पूरे साल का 30% था। तो ये भी हमारे एक ब्रांड फोकस जो हमारा विजन है उसके साथ एलाइन होके ही हम लोग चल रहे हैं। और ब्रांडेड रेवेन्यू में भी अगर मिक्स वाइज बात करें तो 50% से ज्यादा हमारा ग्राउंड स्पाइसेस का सेल रहा था। ब्रांडेड में जो है वो 27% का सेल रहा था, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स का 17%, ब्लेंडेड स्पाइसेस का 5% और चाय का लगभग 1% आसपास सेल रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ हायर सेल्स नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वालिटी लेड, सस्टेनेबल और अधिक ब्रांडेड सेल्स करना है। यही फ्यूचर मार्जिन और ब्रांड वैल्यू की फाउंडेशन है। वॉल्यूम के लिहाज से भी क्वार्टर 1 काफी स्ट्रॉन्ग रहा। टोटल सेल्स वॉल्यूम जो है वो 8,134 मेट्रिक टन रहा, जिसमें ब्रांडेड वॉल्यूम 4,730 और नॉन ब्रांडेड वॉल्यूम जो है वो 3,404 मेट्रिक टन रहा। ब्रांडेड कैटेगरी में बात करूं तो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स 1,875 मेट्रिक टन, ग्राउंड स्पाइसेस 1,448 मेट्रिक टन, होल स्पाइसेस 1,256 और ब्लेंडेड स्पाइसेस 122 टन और टी 29 टन के साथ टोटल ब्रांडेड सेल्स में हमारा परफॉर्मेंस रहा था। ब्रांडेड वॉल्यूम में डबल हाथी करीबन 2791 मेट्रिक टन के साथ सबसे आगे रहा। इसके अलावा 77 ग्रीन 804 मेट्रिक टन, महाराजा ब्रांड 757 और मंतव्य ब्रांड 378 मेट्रिक टन रहा। और क्वार्टर 1 के दौरान लगभग
84 करोड़ पैकेट्स हमने बेचे। ये हमारी प्रोडक्शन स्केल के साथ कंज्यूमर रीच और ब्रांड की प्रेजेंस दोनों को दिखाता है। हमारा फोकस केवल टनेज बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बेहतर वैल्यू, मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो और वाइडर कंज्यूमर रीच पर रहेगा। इनकम स्टेटमेंट को देखें तो ग्रोथ की क्वालिटी स्पष्ट दिखाई देती है। रेवेन्यू 98.28 करोड़ रुपए, जबकि क्वार्टर लास्ट FY26 के क्वार्टर में यही रेवेन्यू 73.09 करोड़ रुपए था। एबिटा 7.52 करोड़ से बढ़कर 11.7 करोड़ और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.17 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ रुपए हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एबिटा और पेट दोनों की ग्रोथ रेवेन्यू से तेज हो रही है। ये बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट डिसिप्लिन और बढ़ते ऑपरेशनल स्केल का ही रिजल्ट है। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि टॉप लाइन की ग्रोथ प्रॉफिटेबल और केस कंसिस्टेंसी से तरीके से ही हो। मधुसूदन की जो जड़ें है वो 1977 से जुड़ी हुई है। लगभग 5 दशकों की क्वालिटी, स्वाद और कस्टमर ट्रस्ट की लेगेसी पर ही हमने ग्राउंड स्पाइसेस, ब्लेंडेड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस और अदर प्रोडक्ट्स का एक व्यापक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। जामनगर और राजकोट की हमारी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो इस पोर्टफोलियो को क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के साथ सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, हमारे बिजनेस का दूसरा बड़ा जो पिलर है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। 30 जून 2026 तक हमारा नेटवर्क 48,000 से ज्यादा रिटेल ग्रोसरी स्टोर्स, 6,750 से ऊपर होलसेलर्स, 415 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, 21 सुपर स्टॉकिस से और 11 स्टेट के साथ हम हमारा जो नेटवर्क है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। केवल क्वार्टर 1 में हमने 1500 से ज्यादा रिटेलर्स और 50 से अधिक होलसेलर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस मिला के 2 नए स्टेट भी कवर किए। और स्पाइसेस बिजनेस में केवल प्रोडक्ट पर्याप्त नहीं होता है, अवेलेबिलिटी, ट्रस्ट और रिपीट परचेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा बढ़ता नेटवर्क इसी कॉम्पिटिटिव एज को मजबूत करता है। मिशन, हमारा मिशन सिंपल है, हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट और सही प्राइस से अधिक से अधिक कंज्यूमर तक पहुंचना। इंडियन स्पाइसेस इंडस्ट्री में हमारा लक्ष्य है कि 1% मार्केट शेयर को अचीव करना। इसलिए हम क्वालिटी, रीजन वाइज टेस्ट और पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों पर एक साथ ही काम कर रहे हैं। हमारी जर्नी का एक लोकल ट्रस्टेड ब्रांड, हमारी जर्नी जो है वो एक लोकल ट्रस्टेड ब्रांड से शुरू हुई थी, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंची। 2023 में हमने NSE इमर्ज पर लिस्टिंग हमारी कंपनी की हुई और 2024 में विटाग्रीन एक्विजिशन के साथ मल्टी ब्रांड प्लेटफॉर्म भी बन गई। हर चरण में हमने अगले चरण के लिए काफी तैयारी की। हमारा लक्ष्य रीजनल मजबूती को नेशनल लेवल की स्केलेबल FMCG कैपेसिटी में बदलना है। हमारी जो फाउंडर जनरेशन का जो एक ट्रस्ट बना है वो हमारी जनरेशन में भी आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। लगभग 4 दशकों के संयुक्त अनुभव के साथ मैनेजमेंट का फोकस प्रोफेशनल सिस्टम, फास्ट एग्जीक्यूशन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर ही रहता है ज्यादातर। हमारी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो 2 ग्रोथ इंजन पर डिवाइड हो गई है अभी। मधुसूदन का जो ग्राउंड स्पाइसेस बिजनेस और होल स्पाइसेस का बिजनेस है, ये हमें वॉल्यूम, कैश फ्लो और डीप रीजनल लॉयल्टी देता है। जबकि दूसरा इंजन जो है हमारा विटाग्रीन का, वो ब्रांडेड सेल्स स्पाइसेस पोर्टफोलियो है। इसकी वजह से हमें डाइवर्सिफिकेशन, बेटर वैल्यू एडिशन और नए मार्केट में जल्दी से एक्सेप्टेंस काफी अच्छे से मिल जाता है। और इन दोनों के साथ सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस सेलिंग, वाइडर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बेहतर ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिलता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन से हमें रीजनल कमोडिटी प्लेयर से इमर्जिंग मल्टी कैटेगरी FMCG ब्रांड की ओर ले जा रहा है।
हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो सोर्सिंग के से लेकर पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक इंटीग्रेटेड है। सही सीजन में रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी टेस्टिंग, साइंटिफिकली प्रोसेसिंग, मल्टी पैक पैकिंग साइज एंड स्ट्रॉन्ग चैनल नेटवर्क, ये सब मिला के हमारी टेस्ट कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं। मधुसूदन और विटाग्रीन का संयुक्त पोर्टफोलियो हमें रोजमर्रा के ग्राउंड स्पाइसेस से लेकर ब्लेंडेड स्पाइसेस, होल स्पाइसेस, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स और काफी अदर प्रोडक्ट्स जैसे इंस्टेंट मिक्स फूड प्रोडक्ट तक कंज्यूमर की रसोई में कई यूसेज ओकेशंस देता है। अधिक कैटेगरीज हमें उसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से अधिक सेल्स और बेहतर वॉलेट शेयर की संभावना देती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरली सिंपल रहता है, क्लीनिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, सीविंग और पैकेजिंग, और हर एक प्रोसेस में हमारा मेन फोकस रहता है हाइजीन, स्टैंडर्डाइजेशन और टेस्ट कंसिस्टेंसी। ब्रांड का वादा केवल पैकेट्स पर नहीं बल्कि प्रोसेस के स्टेप में ही पूरा होता है। हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो है जामनगर, वहां पर हमने फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है लास्ट क्वार्टर में, और अपकमिंग जो हमारा ग्रोथ है वो डिमांड को पूरा करने के लिए समय पर पूरा करने के लिए ही हम ग्रोथ एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्वार्टर 1 में मधुसूदन यूनिट से 1200 मीट्रिक टन का हमने एक होल स्पाइसेस का लाइन भी ऐड किया, जिससे हमारी मधुसूदन की जो कैपेसिटी है वो 6000 मीट्रिक टन से बढ़ के 7200 मीट्रिक टन हो गई ये लास्ट क्वार्टर से। और आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ सणोसरा प्लांट, ये टोटल कैपेसिटी जो है वो 13200 मीट्रिक टन हो जाएगी। तो ये भी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी के साथ हमारे ग्रोथ को काफी इनलाइन कर रहा है। मधुसूदन की यूनिट में हमने 1200 मीट्रिक टन होल स्पाइसेस कैपेसिटी जोड़ी है। ये क्लीनिंग और पैकेजिंग एक्टिविटी पहले आउटसोर्स होती थी, अब पूरा इन हाउस हो रहा है। इस प्रोसेस से क्वालिटी पर बेहतर कंट्रोल रहेगा, फास्टर प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी रहेगी, सप्लाई और रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट मिलेगा। और स्केल के लिए ये काफी 1200 टन अभी छोटा दिख रहा होगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप रहा हमारे लिए। राजकोट में जो वेटाग्रीन का यूनिट है, वहां भी हमारी कैपेसिटी जो है वो 100% यूटिलाइज के साथ ही रही है। और अभी हम बात करें जो एक्सपांशन यूनिट अभी जहां राजकोट जामनगर हाईवे पे सणोसरा विलेज के ऊपर चल रहा है, उसके अपडेट के ऊपर बात करूं तो वहां पर हमारा सिविल और पीईबी वर्क ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी मशीन इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, आउटर रोड्स और स्टॉक वाटर के ऊपर काम चल रहा है। और फेज 1 में जो कैपेसिटी है वो 6000 मैट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी के साथ जुड़ जाएगी मधुसूदन अम्ब्रेला में। और ये प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टारगेट हमारा सितंबर जो 2026 के आसपास रहने की उम्मीद है, और मोस्टली हम ये टारगेट किसी भी तरह अचीव करके ऑपरेशनल लेवल पे आ जाएंगे। जियोग्राफी वाइज हमारा प्रेजेंस अभी गुजरात जो है हमारा एक काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है। क्वार्टरली रेवेन्यू में भी इसका कंट्रीब्यूशन करीबन 45% रहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र हमारा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है, जहां पर 11% के साथ क्वार्टर 1 ने अच्छा परफॉर्म किया। और जो नॉर्थ के रीजन है, जहां पर अभी विटाग्रीन के एक्विजिशन के बाद ही हमने ऑपरेशन शुरू किए थे, वहां से हमें काफी अच्छा रिपीट ऑर्डर्स और काफी ग्रोथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो आज वहां का क्वार्टर 1 का जो शेयर था वो 44% तक हमने अचीव कर लिया। तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे लिए कि हम नए रीजन में काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और हमारा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस भी काफी अच्छे से स्केल कर रहा है वहां पर। नेक्स्ट, जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है हमारी वो मेन 4 पिलर से बनती है। एक लॉन्ग, हमारा जो मेन एक्सपीरियंस है लॉन्ग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस,
फिर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल और ट्रस्टेड इन मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो। इसके अलावा डीप चैनल रिलेशनशिप, ये भी हमारा एक स्ट्रेंथ, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, और हमें लोकल टेस्ट इंस्टिंक्ट के साथ बड़े स्केल पर ग्रो करने की कैपेसिटी भी यही प्रदान करता है। आगे हमारी जो प्रायोरिटीज है वो एकदम क्लियर है। एग्जिस्टिंग मार्केट में पेनिट्रेशन और डीप करना, नए मार्केट में डिसिप्लिनेड तरीके से एक्सपांशन करना, रीजनल प्रेफरेंस के अनुसार नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, और टोटल रेवेन्यू में ब्रांडेड शेयर की लगातार ग्रोथ अचीव करते रहना। स्लाइड पर हमने एक्सपेक्टेड CAGR जो करीबन 35% की लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन के साथ दिखाई है, जो कि पहले 30% का था, लेकिन अभी हमारा जो एक्सपांशन यूनिट आ रहा है उसके बाद जो डिलीवरी में हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इस लिहाज से हम ये एक्सपेक्टेशन जो है वो 30 से 35% तक का अनुमान कर रहे हैं। अभी जो हमारा मधुसूदन अम्ब्रेला का मैं ट्रांजिशन फेज के ऊपर बात करूं, तो हम जो फेज कर रहे हैं वो एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। मधुसूदन का एक रीजनल स्पाइसेस कंपनी बनने का लक्ष्य नहीं है। सौराष्ट्र और गुजरात में स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट पैदा करने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन का अगला चरण भी तैयार किया है, और अब हम ब्रांड प्रीमियमाइजेशन तथा मार्जिन एक्सपांशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विटाग्रीन एक्विजिशन से हमारा ब्लेंडेड स्पाइसेस और मल्टी कैटेगरी पोर्टफोलियो और मजबूत हुआ, और कॉन्स्टेंटली बढ़ता डिस्ट्रीब्यूशन, वाइडर SKU बास्केट और पैन इंडिया रीच हमारे अगले ग्रोथ लीवर से। दूसरे शब्दों में हम स्टेज 2 से स्टेज 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ब्रांड, बेहतर सेल मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्केल मिलकर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम बढ़ाने का के साथ साथ कंज्यूमर रिकॉल, ब्रांडेड मिक्स और प्रॉफिटेबिलिटी को भी डिसिप्लिनाइड तरीके से मजबूत करना है। खासकर अगर स्पाइसेस इंडस्ट्री के मार्केट शेयर या तो स्पाइसेस इंडस्ट्री की बात करें, तो भारत में स्पाइसेस मार्केट एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट में चल रहा है। जो लूज है कस्टमर खरीदते थे, वो भी पैकेज्ड या ब्रांडेड स्पाइसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर से जो प्लेयर्स है, वो अभी या तो उसका काम कम हो रहा है या तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अपनी खुद की ब्रांड अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। और कमोडिटी से ब्रांडेड के शिफ्ट में ये पूरा वैल्यू चेन जो है वो अभी शिफ्ट कर रहा है। तो ये स्पाइसेस इंडस्ट्री के लिए हम इसको काफी पॉजिटिवली दिख रहे हैं। अल्दू जो एंटायर स्पाइसेस इंडस्ट्री है वो सिर्फ 10% के CAGR से ग्रो हो रही है, लेकिन इसी को अगर हम अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो शिफ्टिंग है वो 26% के CAGR से बढ़ रहा है। तो इसका फायदा हमारे जैसी जो रीजनल कंपनीज है, रीजनल ब्रांड्स है, उसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रीजनल ब्रांड जो है वो लोकल टेस्ट को पहचानती है, उसको कैसे लीवरेज करना है और वही टेस्ट को अलग अलग रीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके ऊपर ही वो ज्यादातर फोकस रखती है। तो मेरे हिसाब से स्पाइसेस इंडस्ट्री में आने वाला जो पीरियड है वो जैसे डेयरी इंडस्ट्री में हुआ, ऑयल इंडस्ट्री में हुआ, वैसे ही अभी जो 65% अराउंड ऑर्गेनाइज मार्केट पड़ा है, उसको 65 की जगह कम होते होते ये करीबन 35-30% तक अनऑर्गेनाइज रह जाएगा, और 65% तक ये ऑर्गेनाइज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है आने वाले वर्षों में। और अगर बड़े प्लेयर की बात करें, इंडस्ट्री लीडर्स की, MDH हो गया, एवरेस्ट हो गए, बादशाह हो गए, और काफी सारे रीजनल प्लेयर्स भी है, जिसका टोटल 10 कंपनियों का सेल भी हम मिला के देखेंगे तो 5%, इंडस्ट्री के 5% के बराबर भी नहीं है। तो ये एक काफी अच्छा साइन है कि मधुसूदन के लिए कितना अच्छा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री को लीड करने के लिए। इस इंडस्ट्री के की ग्रोथ ड्राइवर कई स्तरों पर है, जैसे कि हाउस होल्ड प्रीमियमाइजेशन, ऑर्गेनाइज रिटेल और क्विक कॉमर्स एक्सपांशन, रीजनल ब्लेंडेड मसाला की बढ़ती एडॉप्शन, और होरेका, QSR और पैकेज फूड कंज्यूमर की डिमांड।
इसके अलावा कंपटीशन पूरा फ्रेगमेंटेड है। नेशनल पे स्केल्स लाते हैं, लेकिन रीजनल ब्रांड्स जो है वो लोकल टेस्ट और कंज्यूमर ट्रस्ट लाते हैं, जबकि डिजिटल फर्स्ट ब्रांड जो है वो ऑनलाइन सेल्स के माध्यम से बढ़ रहा है। और मधुसूदन की जो पोजीशनिंग है ये सभी स्ट्रेंथ से के अलग काफी अलग है। हमारे पास रीजनल ट्रस्ट के साथ साथ स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग, ब्रॉडनिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सपांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। और आगे ब्रांडेड सेल्स ग्रोथ, ब्लेंडेड मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी, सनोसरा प्लांट एक्सपांशन और मार्जिन डिसिप्लिन के साथ हम इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन को ही प्रायोरिटीज में रखेंगे। I think we can skip the annual financials. Can we go to the Yes. Q&A, sir? Yes, rest is not to be मतलब जरूरत नहीं है इसको। Yes, I think there are annual financials which are available in the presentation. So thank you, sir, for the detailed commentary. We'll start with the Q&A session. All those who wish to ask a question may use the option of raise hand. If you are not able to use the option of raise hand, you can post your question in the chat section as well. We'll take the first question from the line of Mr. Kunal Dubey. Mr. Kunal, you can unmute and go ahead, please. Rishit, can you hear me? Yes. Yes. I can hear you clearly. थैंक यू ऋषित, बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। मैं आपका लास्ट टाइम का कॉन कॉल अटेंड किया था। अच्छा। आई विल आस्क यू 3-4 क्वेश्चंस एक साथ, आप डिसाइड कर सकते हो आपको कैसे जवाब देना है ऋषित। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आपने 400 करोड़ का रेवेन्यू कमिट किया था फॉर एफआई, कमिट नहीं किया था, रॉन्ग वर्ड, 400 करोड़ का रेवेन्यू आपने बोला था फॉर द फाइनेंशियल ईयर एफआई 28। अगर मैं मैथ देखूं, आपका सीजनैलिटी H2 इज मच स्ट्रॉन्गर देन H1, तो मेरे को जानना है वो कमिटमेंट अभी भी है 400 करोड़ का, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है। ड्यू टू बारिश का जो सीजनैलिटी है जो अभी ऑफलाइन, उससे रॉ मटेरियल के प्राइसिंग में कुछ इंपैक्ट हो सकता है ऋषित? मतलब जो आप प्रोक्योर कर रहे हैं, बिकॉज आपका एबिटा मार्जिन आपने कमिट किया था 11.5%। सो डू यू, आपको ऐसा लग रहा है कि वो 11.5% कम हो सकता है रॉ मटेरियल प्राइसिंग की वजह से, कुछ सीजनैलिटी बारिश नहीं हुई उसके वजह से? यस, ये आंसर आपको सब साथ में दूं या अभी दे दूं? नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, आप साथ में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन था मेरा। थर्ड क्वेश्चन था, आपने बोला था डिस्ट्रीब्यूटर का जो चैनल था, आपने अराउंड 400 या 500 नंबर दिया था लास्ट कॉन कॉल में। मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास आपका प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम का मैं, बट आपने कुछ बोला था, हाँ आपने बोला था 500 से प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपका टारगेट है 75,000 रिटेलर्स और 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये आपका टारगेट था। यस। इस पे आपका क्या हुआ Q1 के अंदर? और मेरा लास्ट क्वेश्चन था, जो आपने कॉल पे बोला कि सितंबर का जो एक्सपांशन कैपेसिटी है उससे आप कितना इंक्रीज, आपने मेरे को बोला था लास्ट टाइम कि उससे रेवेन्यू नहीं बट डिमांड का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बता सको कि ऑफ दी 400 करोड़ जो आप बोल रहे हो, वो फैसिलिटी की वजह से कितना रेवेन्यू बिल्टअप हो सकता है? ये मेरे क्वेश्चंस थे आपके लिए ऋषित। ठीक है, समझ गया। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये जो आपके क्वेश्चंस है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था 400 करोड़ का रेवेन्यू कमिट किया था, तो आप देख सकते हो क्वार्टर 1 में ही हमने ऑलमोस्ट 25% तो अचीव कर लिया हमारे टारगेट का। तो आगे जो ये क्वार्टर 2 है वो शायद मॉनसून की वजह से थोड़ा वीक रहेगा, लेकिन क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 जो है वो हमारे पूरे सीजन के पीरियड रहते हैं, तो उसमें हम काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमारा दिखेगा। साथ साथ हमारा क्वार्टर 2 के बाद एक्सपेंशन यूनिट भी शुरू हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारी जो रोटेशन है वो काफी फास्ट हो जाएगी। तो नो डाउट वी विल अचीव मोर देन 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन FY 27। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आराम से अचीव हम कर लेंगे, और कुछ बड़ी बात नहीं है 400 करोड़ या तो उससे ज्यादा हो तो। ठीक है। और जो मटेरियल के प्राइसिंग की जो बात है, तो उसमें आपको थोड़ा हिरेन भाई ज्यादा गाइड करेंगे।
वो आप जो मॉनसून की वजह से प्राइसिंग का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे रहता है, प्लीज हिरेन। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, ये मानसून की आप जो बात कर रहे हैं वो सही है आपकी बात कि लेट है ना, तो प्राइसिंग में इफेक्ट आया है। अभी सब कोमोडिटीज में रेट अप हो रहे हैं फिलहाल, लेकिन अभी मानसून के हिसाब से हमारी कोमोडिटी तो नया क्रॉप तो अगले साल मतलब दिसंबर से नवंबर दिसंबर से शुरू होता है। मिर्ची का हल्दी आती है अपनी मार्च में अप्रैल तक, और धनिया भी फरवरी मार्च में ही आता है। तो नए क्रॉप में तो तभी मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है कि लेट बुआई मतलब सीडिंग लेट के हिसाब से वगैरह जो भी अभी दिक्कत दिखे उसी हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सब में। ओके, तो एबिटा मार्जिन पे सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट आएगा? जो 11.5 ऋषित भाई ने बोला था वो हम अचीव कर सकते हैं, मैनेजेबल आपको भी लग रहा है? हाँ, 11.5 अचीव करना एकदम सही है। और हमारा जो मैकेनिज्म रहता है एबिटा को लेके, वो जो रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी है उनके साथ कभी अप या डाउन नहीं रहता है, क्योंकि हम एक इतने सालों के अनुभव और हमारी जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी है उसको एक ऐसे बैलेंस करके मेंटेन करते करते हैं कि अगर प्राइस करंट प्राइस अगर कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, फॉर एन एग्जांपल अगर 20% से ज्यादा ग्रो कर गया कोई रॉ मटेरियल का प्राइस, तो हम हमारा जो इन्वेंट्री है उसको हम रहने देते हैं स्टॉक में ही, और मार्केट से माल लेके फिर उसको प्रोसेस में लेते हैं। और सेम प्रोसेस अगर 20% से ज्यादा प्राइस गिर गए तब भी हम वो स्टॉक हमारी जो इन्वेंट्री है उसको रहने देते हैं और नई मार्केट से नया मटेरियल लेके उसको प्रोसेस में लेते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री हमारा 100% हम नहीं रखते अगले साल के जो हमारे रेवेन्यू टारगेट होते हैं उसके साथ। तो ये स्ट्रेटेजी को साथ लेके हम लोग हमारा जो एबिटा मार्जिन है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके और ग्रोथ के साथ मेंटेन करके ही चलते हैं। ऋषित, थर्ड क्वेश्चन था मेरा आपका, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो आपका सितंबर से प्लांट आ रहा है उसमें अगर आप मेरे को मोटा मोटी, आप एग्जैक्ट भी नंबर नहीं बताओगे, कि 400 करोड़ में अगर मैं आपको पूछूं H2 में आपको उधर से कितना रेवेन्यू होगा और कितना कैपेसिटी आप यूटिलाइज कर लोगे उसकी? जो अभी हम लोग एक्सपांशन कर रहे हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सपांशन। मतलब हमारे पास ऑलरेडी आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में हमने 4700 मैट्रिक टन का ब्रांडेड सेल किया। ये क्वार्टर 1 का था। तो अगर पूरे साल का भी हम देखें तो लास्ट ईयर हमारा 16,000 मैट्रिक टन का सेल्स था ब्रांडेड का ही सिर्फ। तो हमारे पास जो सेल है वो ऑलरेडी ज्यादा है कंपेयर टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी बढ़ने से हमारा मार्जिन तो इम्प्रूव थोड़ा ही होगा, लेकिन हमारी जो डिस्पैच साइकिल है वो थोड़ी इम्प्रूव होगी। दूसरा, हमें नई प्रोडक्ट को इन हाउस डेवलप करने के लिए एक काफी स्पेस मिल जाएगा। तो ये सब बेनिफिट हम ज्यादा देख रहे हैं रादर देन एक्सपांडिंग रेवेन्यू फ्रॉम द न्यू यूनिट। तो एक्सपांशन यूनिट के बाद हम सीधा रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर रहे। रेवेन्यू तो हमारा वैसे भी अगर एक्सपांशन नहीं था फिर भी हमारा रेवेन्यू तो ग्रो हो ही रहा था। तो इसके बाद आ जाने के बाद हमारा सेकंड फेज भी आएगा। तो उसमें फर्स्ट फेज का जो हमारा 6,000 करोड़ का जो प्रोडक्शन है वो शायद सेकंड या फर्स्ट मंथ से ही हमारा 100% यूटिलाइज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था ऑन द रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपने 75,000 रिटेलर्स बोला था और 500 डिस्ट्रीब्यूटर। आप खाली Q1 में आप कहां तक पहुंचे हो उसका अगर लाइट दे सकते थोड़ा? हाँ, Q1 में हमने आपको बताया 4,800 रिटेलर से 6,700 से ज्यादा होलसेलर से, मतलब करीबन पूरा चैनल मिला के 52,000 से ज्यादा हमारे चैनल पार्टनर से। और ये सॉरी ईयर एंड तक जो मैंने गाइडेंस दिया उसके इनलाइन ही ये फिगर आ जाएगा। ठीक है ऋषित भाई, थैंक यू वेरी मच। आई विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच ऋषित भाई। थैंक यू। Thank you, Mr. Kunal.
We'll Thank take the you. next question from the line of Resha Mehta. Resha, you can unmute and go ahead, please. थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अच्छे नंबर्स के लिए। Yes, सो thank you. मेरे 4 सवाल थे। मे हम्म बी आई गो वन बाय वन। तो एक तो था कि वॉल्यूम जो था Q1 FY26 लास्ट ईयर क्या था अपना वॉल्यूम? volume in the term of मेट्रिक quantity. टन्स, हाँ हाँ हाँ। This was 24,000 metric ton, and for branded it was 16,000 metric ton. नहीं नहीं सर, Q1 ऑफ FY26 जैसे अभी ये क्वार्टर में 8,134 टन्स है, तो हाँ सिमिलरली लास्ट क्वार्टर में कितना था Q1 FY26 में? Q1 ना, just a minute, I will check. Q1 में टोटल सेल था 6,270 मेट्रिक टन। राइट। सो सर मतलब वॉल्यूम ग्रोथ जो है हमारा 30% आया है, विच मीन्स राइट। तो यस। इतना जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हुआ है एंड मे बी जो हमारा थोड़ा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जो रेवेन्यू बढ़ है, तो उसका हाँ इम्पैक्ट सिर्फ 5% ही आया है। मतलब हम ज्यादा प्राइस हाइक हमने लिए नहीं है, या हम लेना नहीं चाहते, या व्हाट इज इट? बिकॉज जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड प्लीज करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ तो, चिली वगैरह में आई मीन ईयर ऑन ईयर आई थिंक हमने 20-25% काइंड ऑफ कमोडिटी इन्फ्लेशन देखा है। तो क्यों ये मतलब 5% रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रॉम अ प्राइसिंग और अ प्रोडक्ट मिक्स ग्रोथ पर्सपेक्टिव? नहीं, ये आपका पॉइंट जो है वो सही है। आप इंडस्ट्री के माध्यम से देखो तो आपको समझ आएगा, लेकिन एज ए जनरल इन्वेस्टर ये बात समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। इसमें क्या होता है कि अगले शायद कॉन कॉल में भी आपसे यही बात हुई थी कि हम जो हमारा जो इन्वेंट्री स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह से मेंटेन करते हैं कि हम चैनल पार्टनर्स को भी कुछ प्रॉफिट पास ऑन कर पाए, और बाकी जो नई इन्वेंट्री हमें परचेज करनी है, अगर वो मैं करंट प्राइस पे ले रहा हूँ तो मुझे उसका जो कॉस्टिंग पड़ेगा, तो ये कॉस्टिंग अभी मैं प्रोसेस करके दूँ तो क्या प्राइस पे बिकेगा, और उसके सामने मेरा इन्वेंट्री लेवल क्या है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हम प्राइस को बढ़ाते हैं। और ये तो हमारा मतलब इंटरनल प्रोसेस हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर करता है वो कॉम्पिटिटर प्राइसिंग जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जब तक कॉम्पिटिटर प्राइस बढ़ाए या घटाए नहीं, तब तक हम अकेले ज्यादा प्राइस अप या डाउन नहीं कर सकते। तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है, खास करके ग्राउंड स्पाइसिस में, जिसको हम अगर रॉ मटेरियल आज बढ़ गया तो अगले दूसरे दिन से उसको फाइनल प्रोडक्ट में भी बढ़ा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट देख के, कंपटीशन का प्राइसिंग सब देख के, उसके बाद ही हम अपना प्राइसिंग जो है वो करेक्ट करते हैं। राइट सर। सर बिकॉज अगर मैं ग्रॉस मार्जिन देखूं तो यस, अपना ग्रॉस मार्जिन तो कम हुआ है वर्सेस Q1 ऑफ FY27, एंड विच मीन्स कि हमने प्राइस हाइक्स उतनी ली नहीं है जितना शायद से हम इन्फ्लेशन फील कर रहे हैं। तो सर इससे मतलब लिंक्ड एक दूसरा सवाल था कि क्योंकि ना आपका, अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ देखूं कि हम अगर 400 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज इस साल पहुंचेंगे, राइट, तो एक एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलना चाहिए। बट जब भी आप एबिटा मार्जिन का जो आप गाइडेंस दे रहे हो कि हम मिनिमम 11.5%, 11.5% एबिटा मार्जिन कर लेंगे, तो विच मीन्स कहीं पे आप ये जो है इस चीज को फैक्टर इन कर रहे हो, एंड मे बी जो न्यू फैसिलिटी कमीशन हुई है उसके भी एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएंगे। तो आर दीज द टू रीजंस व्हाई आपका एबिटा मार्जिन 11.5% थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, या इज देयर और कोई तीसरा रीजन भी है?
नहीं, ये कोई अलग रीजन नहीं है। इसका मेन रीजन यही है कि हम लोग जो एक हर साल हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, वो उसमें एबिटा मार्जिन हमारा फिक्स रहता है। लेकिन जो एबिटा में ग्रोथ का मैं जब गाइडेंस देता हूँ, तो उसकी मेन वजह होती है हमारा ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड का स्प्लिट जो है, वो जैसे नॉन ब्रांडेड का स्प्लिट कम होता है, वैसे मेरा मार्जिन ग्रो होता है। तो एक मेन रीजन यही है कि मेरा जो एबिटा का गाइडेंस है, वो मेजोरिटी डिपेंड करता है हमारे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के स्प्लिट के ऊपर। ओके। एंड सर, जो हमारा जो 6,000 मेट्रिक टन का जो ग्रीनफील्ड केपेक्स है, उसमें कितना हमने केपेक्स इनकर किया है या अभी कर रहे हैं, एंड उसकी फंडिंग हमने कैसे अरेंज की है, एंड इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना जल्दी हम रैंप अप कर सकते हैं? ये जो सणोसरा प्लांट है, वहां पर हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, वो करीबन 16 करोड़ के आसपास जाएगा। और कैपेसिटी 6,000 मेट्रिक टन जो है, वो हमारे हिसाब से जब हम ऑपरेशनल होंगे, तो वो सीजन के पीरियड में ही ऑपरेशनल होंगे। तो शायद Q3 के मिड में हम लोग 100% यूटिलाइजेशन पे आ जाएंगे। एंड सर, फंडिंग इसकी हमने कैसे प्लान करी है? ये फंडिंग 16 हमने करोड़ 65% लॉन्ग टर्म फंड लिया है बैंक से, और 35% ओन। ओके। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं अपनी इन्वेंट्री डेज देखूं, आई नो आपने बहुत बार ये चीज बताई है, अपनी जो इन्वेंट्री पॉलिसी या इन्वेंट्री स्टॉकिंग की जो पॉलिसी है वो, पर देन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि जैसे दूसरी लिस्टेड कंपनी है ओर्कला, राइट, वो एमटीआर एंड ईस्टर्न ब्रांड्स के साथ जो चलती है, तो अगर उनकी इन्वेंट्री डेज हम देखें तो दे आर अराउंड एट 40-50 डेज है, और हमारे करीबन 140 दिन है। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि हम भी कभी उस टाइप की एट लोअर इन्वेंट्री लेवल्स हम ऑपरेट कर सके? इफ यस, देन बाय व्हेन? इफ नो, देन क्यों नहीं? अगर अगर बड़ी ब्रांडेड कंपनी कर पा रही है, तो हम क्यों नहीं? बिकॉज ऑब्वियसली हमारा वर्किंग कैपिटल टू नेट सेल्स हम देखें तो इट्स अ वेरी हाई नंबर ड्रिवन बाय इन्वेंट्री, राइट? तो कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो? देखिए, ये इसको रिड्यूस तो कर सकते, कोई बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन हम इसको रिड्यूस न करने का हमारा स्ट्रेटेजिक व्यू ये है कि हम जो रीजन वाइज हमारा एक टेस्ट मेंटेन करके ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे काफी वेराइटीज के रॉ मटेरियल रखने पड़ते हैं। अगर वो रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा, तो मुझे या तो करंट प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, या तो कुछ ना कुछ क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज के साथ ही मुझे वो प्रोक्योरमेंट मिल पाएगा आफ्टर द सीजन। तो हमारा जो एक मेन जो उद्देश्य है कि मधुसूदन ब्रांड को ग्राउंड स्पाइसेस का एक लीडर के रूप में रीजन वाइज टेस्ट के साथ आगे बढ़ाना, तो उसके लिए हमारे लिए इन्वेंट्री जो है, वो सबसे बड़ा एक टूल है, जिसके माध्यम से ही हम लोग हमारा जो रीजन वाइज ग्राउंड स्पाइसेस को पेनिट्रेट करने का फोकस लेके चल रहे हैं, वो उसी के वजह से ही कर सकते हैं। तो इसमें तो कुछ 40-45 दिन तक तो नहीं, लेकिन इसको हम 90 या तो 2 डिजिट के नंबर तक लाने के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। सर, ये कब तक आ सकता है, ये 2 डिजिट नंबर पे? देखिए, अभी उसके ऊपर कोई ऐसा ठोस प्लानिंग नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस जो है, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपांशन के ऊपर है। इन्वेंट्री तो जैसे चल रहा है, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा फिक्स हमने डेडलाइन नहीं तय किया है अभी तक। एंड सर, जस्ट लास्ट इसमें, लाइक, अगर ये मतलब, तो अगर ये लोग 40 दिन के इन्वेंट्री पर है, तो ये लोग क्या अलग करते हैं? एंड डज दैट मीन कि वो लोग, सी, बिकॉज दे डोंट सीम टू बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी द हाँ, क्वालिटी और द रीजनल पैलेट, राइट? तो कैसे, मतलब, ये लोग 40 डेज कर पाते हैं मैनेज? आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी हमें ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, बिकॉज आपने बताया हम मल्टी स्टेट है, राइट? तो नो, मल्टी स्टेट इज नॉट, बिकॉज सभी कंपनियां मल्टी स्टेट है, लेकिन वो दे आर फोकसिंग ओनली ऑन ब्लेंडेड स्पाइसेस।
which is not required to maintain a big inventory in front of raw material. तो ये और हमारा जो फोकस प्रोडक्ट है वो ग्राउंड स्पाइसेस है, ये एक बड़ा डिफरेंस है। बाकी आपको अदर कंपनी का इन्वेंट्री क्यों कम रहता है वो हिरेन भाई जरा अच्छे से समझाएंगे। उसमें क्या होता है मैडम कि वो लोग उसका अलग अलग फॉर्म रहता है। अगर हम बड़ी कंपनी की बात करें तो क्या है, गुजरात में भी उसका फॉर्म रहता है अलग से, वहाँ महाराष्ट्र में भी उसका स्टॉक रहता है। तो क्या है, उसका स्टॉक डिवाइड हो जाता है। कई बार हमें मालूम पड़ता है कि अभी फिलहाल आईटीसी ने मिर्ची को सेल के लिए भेजा, निकाला था टेंडर। तो क्या है कि उसका स्टॉक डिवाइडेड रहता है हमारे, ऐसा मेरे को मालूम है। जहाँ तक अहमदाबाद में भी उसका स्टॉक रहता है, वहां पे भी तो उसकी फॉर्म अलग रह जाती है, तो मेन फॉर्म में उसका इतना स्टॉक नहीं दिखाता है। मतलब वो थर्ड पार्टी इन्वेंट्री ज्यादा रखते हैं और जब प्रोसेसिंग के टाइम ही वो मेन कंपनी में लेते हैं, ऐसा हमें दिखने को मिला है। बाकी क्या है कि काफी सारी कंपनियां और प्रोक्योर भी करती है और फिर वो रॉ मटेरियल में भी सेल करती है। तो वो रॉ मटेरियल उसकी मेन कंपनी में ना दिखे, इसके लिए वो अदर कंपनीज में करती है। ऐसा हमने देखा है। वो कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जब हमारा प्रोक्योरमेंट और अदर कंपनी का प्रोक्योरमेंट एक समय पे होता है तो ये हमारे जो स्टाफ है या तो हमारे जो व्यापारी रहते हैं वहां से प्रोक्योर करने वाले, वो ऐसा गाइडेंस देते हैं। अंडरस्टूड। एंड सर, ये जो 5-6% ब्लेंडेड स्पाइसेस का जो अपना रेवेन्यू है, तो ये कितना जल्दी और आर वी एमिंग कि 20% हो या 25% हो इन द नेक्स्ट 3-4 years, या ऐसा कोई हमारा टारगेट है? बिकॉज देन इससे, जैसे आपने बताया, इन्वेंट्री रिड्यूस करने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम ब्लेंडेड स्पाइसेस का रेवेन्यू सेलियंस बढ़ाए। इन्वेंट्री रिड्यूस करने से क्या होगा? इन्वेंट्री रिड्यूस करने से थोड़ा बहुत मेरा जो रेशियो है वही ज्यादा होगा ना, और कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा कोर फोकस है ग्राउंड स्पाइसेस, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम उसको साइड करके ब्लेंडेड को आगे बढ़ाए, ऐसा तो हम फोकस में नहीं रखा है। लेकिन हाँ, हमारा जो अभी ब्लेंडेड का जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसी वजह से तो अभी हम 6000 टन जो है वो पूरा ब्लेंडेड स्पाइसेस का ही एक्सपांशन कर रहे हैं। पर ये जो मार्केट है वो काफी ऑर्गेनाइज है। ब्लेंडेड स्पाइसेस का मार्केट आप कहीं भी देखोगे तो आपको किसी ना किसी ब्रांड का ही ब्लेंडेड स्पाइसेस दिखेगा। तो उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, एंट्री लेना भी थोड़ा टफ है। लेकिन ग्राउंड स्पाइसेस में पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्प्रेडेड है। तो वो लीवरेज हम लेके हमारी ब्रांड को एक सीटीसी ब्रांड के रूप में ज्यादा प्रमोट करना पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम इन्वेंट्री और ब्लेंडेड स्पाइसेस को कैसे 5% से 20% ले जाना, उसके ऊपर अभी ज्यादा काम नहीं रहता। मेजर हमारा फोकस रहता है कि रीजन वाइज टेस्ट को मेंटेन करके उसी हिसाब से वहाँ डिस्पैच हो। राइट, राइट सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, Resha. Sir, we'll take one question from the Q&A chat section. So, Sunil Kumar has asked, hello sir, do you have any plans to make a mobile app for selling products from Madhusudan? Yes, exactly. We are already working on that. हमने एक काफी बढ़िया इंटीग्रेटेड एक ऐप बना रहे हैं, जिसको सिर्फ सेल्स नहीं बल्कि प्रोडक्शन से लेके फाइनेंस और इन्वेस्टर रिलेशन सब एक ही ऐप के नीचे आ जाएगा, जो कि पूरा मधुसूदन विटाग्रीन और हमारे कुछ और भी सब्सिडरीज होंगी, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आ जाएंगे। और उसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट के साथ हमने जो हमारी विटाग्रीन की सेल्स टीम है उसको हमने पायलट प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करके ये जुलाई मंथ से एप्लीकेशन शुरू भी करवा दी है। Thank you, sir. We'll take the next question from the line of Vivek Rakolia. Vivek, you can unmute and go ahead, please. Very good afternoon. Am I audible? Yes, good afternoon. You are audible. Thanks a lot for the opportunity, sir. मेरे काफ़ी सारे सवाल ऑलरेडी आंसर हो चुके हैं।
Congratulations on a great set of numbers. मेरा बस एक Yes. छोटा सा कंफ्यूजन था इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी. आपके प्रेजेंटेशन के स्लाइड नंबर 22 पे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ओवरव्यू लिखा हुआ है, हाँ करंट कंसोलिडेटेड कैपेसिटी है 7,800 मेट्रिक टन एंड हाँ अपकमिंग इज 6,000 इन द न्यू प्लांट. यस. तो टोटल 13,800 तेरह मीट्रिक टन तेरह तेरह होना आठ चाहिए सौ था. दिखेगा. यस यस. हाँ. या इसका कारण ये है कि जो विटाग्रीन का जो 600 मीट्रिक टन है वो शिफ्ट होके सनोसरा में आ जाएगा. विटाग्रीन को हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे. वो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो 6,000 टन में शिफ्ट हो जाएगा. तो 6,000 और 7,200 मिला के 13,200 हो. Thanks a lot. Thanks a lot for the clarification, sir. And sir, EBITDA margins की आप बात कर रहे थे 11.5% in the coming years. As in when जब you know branded sales का revenue target जो है आपका contribution which is 72% in this quarter and you expect 100% I think by FY30. Yes. Because of that आप क्या margin trajectory देखते हैं over the next say 3 years? FY27 में 11.5 say 29-30, what do you expect the margins to look like after that? सी एज ऑफ नाउ तो आगे के 3 साल का प्रोजेक्शन सही नहीं रहेगा. लेकिन अभी जो हम एक 2 साल के एबिटा ग्रोथ के साइकिल पे चल रहे हैं, उसके साथ तो मैच होके ही रहेगा. लेकिन उससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि जो एबिटा मार्जिन है वो प्रोडक्ट मिक्स बढ़ने के बाद ब्रांडेड का बढ़ने के बाद एबिटा में और इम्प्रूवमेंट हो सकती है. लेकिन जो 2 साल का 3 साल का हमारा जो ट्रैक है एबिटा ग्रोथ करने का, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही. Understood, sir. And I think आपका expansion strategy जो था आपने जो previously mention किया था in various calls was of giving higher distribution margin to our distributors as compared to जो other brands है. Yes. तो इसकी वजह से working capital strain and margin पे थोड़ा सा pressure do you expect? How do you see that dynamic? सी अभी जो हम जितने भी नए रीजन्स में चैनल डेवलप कर रहे हैं, वहां पर हम नो डाउट मार्जिन्स थोड़ा बेटर ऑफर कर रहे हैं कंपेयर टू द नेशनल प्लेयर्स एंड लोकल प्लेयर्स. सो मार्जिन्स का थोड़ा कंप्रेशन प्रेशर रहता है. लेकिन जितना भी नया रीजन्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो उसको जो सप्लाई है वो पूरा एडवांस पेमेंट पे हम कर रहे हैं. तो वहां पर मेरा वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो भी वर्किंग कैपिटल मेरा आने वाले समय में यूटिलाइज होगा वो मेजोरिटी इन्वेंट्री पे ही होगा. और गुजरात का जो मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट है, वहां पर मेरा क्रेडिट साइकिल लंबा रहता है. जो काफी मतलब दशकों से हमारे जो होलसेलर्स जुड़े हुए हैं, तो उनको हम ओवर द नाइट एडवांस पे या 30-40 दिन के साइकिल पे नहीं ले जा सकते. तो गुजरात का वॉल्यूम और इन्वेंट्री, ये दोनों के ऊपर हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा डिपेंड रहेगा. बाकी नए रीजन में हम ज्यादा उधारी नहीं देते, तो वहां से हमारा वर्किंग कैपिटल इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. Understood, sir. Thanks a lot and all the very best. Thank you. Thank you. Thank you, Vivek. We'll take the next question from the line of Mr. Yash. Mr. Yash, you can unmute and go ahead, please. हेलो, जय श्री कृष्णा टू ऋषित भाई एंड हिरेन भाई. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्णा. सो मेरा एक ही सवाल था. आपके नंबर्स तो बहुत बढ़िया है. जो हम ये 3,000 करोड़ का विजन लेके चल रहे हैं रेवेन्यू का, और 1% मार्केट शेयर खाने का विजन लेके चल रहे हैं. यस, एग्जैक्टली. ये हम कैसे करेंगे? जैसे अभी हम 400 करोड़ इस साल पहुंचेंगे. लास्ट ईयर हमने 300 करोड़, ऑलमोस्ट 300 करोड़ अचीव किया था. तो आज से बिफोर कोविड 7 साल पहले की बात करूं तो हम 30 करोड़ के वॉल्यूम पे थे.
तो उस समय नहीं लग रहा था कि 30 से 300 कैसे पहुंचेंगे। 30 से 300 पहुंचना है, ये फिक्स था कि भाई हमें कंपनी को 300 करोड़ मतलब एक 3 डिजिट के नंबर्स पे ले जानी है। तो उस समय एक विजन यही था कि भाई बस हमें कैसे भी करके ये ग्रोथ बढ़ानी है। तो अपने आप हमें काफी सारे रास्ते मिलने लगे, डिस्ट्रीब्यूटर सामने से आने लगे। और जब हम खुद सौराष्ट्र से बाहर निकल के गुजरात महाराष्ट्र में गए तो हमें पता लगा कि नहीं, हमारी ब्रांड भी एक्सेप्टेबल है, हम भी किसी बड़े प्लेयर के साथ खड़े हो सकते हैं इन द टर्म ऑफ क्वालिटी एंड प्राइसिंग। और हमारे जो चैनल पार्टनर्स है उसका भरोसा, ये सब हमें काफी सिखाने के लिए आगे आया। और इसके वजह से ही हम आज 30 से 300 करोड़ पहुंचे हैं। तो अभी 300 से 3000 पहुंचना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लग रही है। एकदम जैसे 7 साल में 10x किया था, तो अभी 5 साल में वो 5 से भी कम साल में वो अगेन वी हैव टू टेक दिस टू 10x। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छे पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इसका जो वे ऑफ फॉरवर्डिंग है वो अपने आप हमें मिलता जा रहा है। बढ़िया, जबरदस्त, ये सही थैंक लगा यू। सुन के। एंड यस वी आर हैप्पी विथ यू एंड ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Yash. We'll take the next question from the line of Mr. Jatin. Jatin, you can unmute and go ahead, please. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। मेरा अब सर बेसिक क्वेश्चन है, एक जैसे हम लोग पीपीटी में लिख रहे हैं कि 7800 हम लोग का कैपेसिटी है एमटीपीए। सो ये यस, पर एनम बेसिस पे है या कैसा है? क्योंकि इसी क्वार्टर हमने 8100 प्लस मेट्रिक टन वॉल्यूम शो करा है। तो मुझे थोड़ा समझाइए, क्या ये ट्रेडिंग से आ रहा है जो अनब्रांडेड पार्ट है, या कैसा हो रहा है? नहीं, ये जो कैपेसिटी है वो एनुअल कैपेसिटी रहती है। और जो क्वार्टरली हमने जब प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करते हैं तो उसका 4 टाइम कंपैरिजन होता है। तो 7800 जो है वो पूरे साल की कैपेसिटी है। और जो नई के 6000 आएगी वो भी पूरे साल के लिए कैपेसिटी रहती है। तो जो ये हमने 8134 एमटीपीए बोला, वो डिवाइड बाय 4 ये क्वार्टर का होगा, ऐसा है क्या? कैसा है? नहीं, ये जो आप वॉल्यूम बता रहे हो दैट इज इंक्लूडिंग द ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड। तो जो नॉन ब्रांडेड है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, या कैसा? हाँ, वो ट्रेडिंग रहता है हमारा। उसमें कुछ प्रोसेसिंग नहीं होता है, प्रोक्योरमेंट होता है। फिर उसको रीपैकिंग करके एक फिक्स साइज के पैक में उसको सप्लायर को हम सप्लाई करते हैं। ओके, तो जो 7800 टोटल है उसमें से 4700 जो ब्रांडेड है वो हमने इस क्वार्टर यूज किया है, ऐसा सोचना सही है? मतलब यस यस। अच्छा, ओके, थैंक यू। और दूसरा क्वेश्चन मेरा, जैसे हम ऑल इंडिया एक्सपेंड होने का ट्राई कर रहे हैं, तो हर जगह टेस्ट अलग है मसालों का, या तो हम जैसे आगे भी एक्सपेंड होना चाहेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, साउदर्न हो गया या महाराष्ट्र हो गया, तो उसके R&D के लिए हम कैसा क्या कर रहे हैं? हमारे पास पूरी टीम है इन हाउस। एक मॉडर्न लैब से लेके पूरा रॉ मटेरियल तक का टेस्टिंग हम इन हाउस टीम के साथ ही करते हैं। तो वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रेगुलर जो टेस्टिंग रहते हैं रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड का, तो पूरा इन हाउस ही रहता है। और जैसे कैपेसिटी एडिशन के बाद वो 13,200 समथिंग आपने बोला हो जाएगा, और जैसे 4700 हम इसी क्वार्टर में वो कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो हमें तुरंत 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला जाना चाहिए। यस यस, एग्जैक्टली। क्योंकि अभी भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी आउटसोर्स हम करवा रहे हैं। तो आफ्टर द एक्सपेंशन ये आउटसोर्स थोड़ा कम होगा, लेकिन पूरा इन हाउस तो अभी फेज 1 के बाद भी नहीं होगा। अच्छा, तो जो 4700 मेट्रिक टन है वॉल्यूम, वो पूरा हमारे उसमें नहीं बना है, कुछ आउटसोर्स भी है उसमें?
हाँ हाँ यस ओके थैंक यू थैंक यू Thank you, Jatin. Sir, that was the last question for the day. Would you like to give any closing comment before we end this conference call? yes yes सॉरी आप सभी के वैल्यूएबल क्वेश्चंस और थॉटफुल पार्टिसिपेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो डिस्कशन रही Q1 FY27 की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, बढ़ता हुआ ब्रांडेड मिक्स और एक्सपांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और हमारी अपकमिंग कैपेसिटी की डायरेक्शन को हमने काफी सही तरह से स्पष्ट कर दिया है और हमारा कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारा जो अप्रोच है वो डिसिप्लिनाइड रहेगा। हमारा पूरा फोकस एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबल ग्रोथ, समोसा प्रोजेक्ट की टाइमली कमीशनिंग और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन क्रिएशन पर ही रहेगा। और मैं ऋषित कोटेचा, हिरेन भाई और हमारे CFO किरीट भाई की ओर से आप सभी इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट और शेयर होल्डर्स और कैप्टिफाई टीम का धन्यवाद करता हूं। आपके ट्रस्ट और सपोर्ट के लिए हम आपके आभारी रहेंगे और यहीं पर आज का फोन कॉल हम कंक्लूड करते हैं। Thank you. Thank you to the management team for giving us your valuable time. Thank you to all the participants for joining us on the call. This brings us to the end of today's conference call. You may all disconnect now. Thank you. Thank you.